तो जीत का दावा और 300 पार का आंकड़ा यहां पर बीजेपी की तरफ से खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात का जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ शिल्पी सेन हमारे साथ हमारी सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले जरा कुमार अभिषेक का रुख करते हुए, कुमार अभिषेक देखिए, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि 4 चरणों में ही करिश्मा हो चुका है, अब धीरे धीरे बस इसमें एक एक स्टार जुड़ने बाकी है और उसके बाद 300 प्लस का आंकड़ा बीजेपी फिर से दावा कर रही है। देखिए, बीजेपी का दावा है और मुख्यमंत्री का दावा है, तो जब दावे हैं तो दावों की बात हमें सुननी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के भी अपने दावे हैं और उनका भी दावा है कि वो भी अब लगभग बहुमत के करीब है। तो मुख्यमंत्री का ये दावा है कि इस बार फिर 300 पार वो जा रहे हैं। हमारे कई इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को कहा है। अभिषेक मिश्रा को जो उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। लेकिन जिस तरीके का चुनाव अब पूर्वांचल की तरफ बढ़ चुका है, इसमें मुद्दे भी आ गए हैं और इसमें कई मुद्दे इस वक्त बहुत प्रमुखता से हैं। ये जो गोवंश, छुट्टा गोवंश का मुद्दा है, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और गाँव में ये सबसे ज्यादा इस वक्त परेशान कर रहा है। किसान की जो सम्मान निधि, सम्मान राशि, तमाम के बावजूद किसानों में इसे लेकर रोष है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मुद्दे पर वोट पड़ेंगे। अगर इस पर वोट पड़ते हैं तो बीजेपी के लिए ये मुद्दा बहुत नुकसान करने वाला है। यही वो इलाके हैं जहां यूथ हैं, यही वो इलाके हैं जहां नौकरियां, बेरोजगारी, इन सब के सवाल हैं। और अगर यूथ इन मुद्दों को देखता है तो क्या वो योगी मुख्यमंत्री और बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन आप देखें कि यही वो इलाके हैं जब योगी आदित्यनाथ का जो कहते हैं गढ़ है, दुर्ग है पूर्वांचल, इसी में प्रधानमंत्री का इलाका आता है बनारस, इसी में डिप्टी सीएम केशव मौर्य का इलाका आता है कौशाम्बी, प्रयागराज। तो बीजेपी के जो मजबूत स्तंभ हैं वो भी इसी दौर में हैं। लेकिन मुद्दे कितने हावी रहते हैं या क्या राम मंदिर, इमोशंस, ये तमाम चीजें इस पूर्वांचल में आती हैं। लेकिन दो बातें साफ हैं, इस बार अयोध्या भी है, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव मौर्य का इलाका भी है और तीसरी बात यह कि अखिलेश यादव भी बेहद ही मजबूती से ये चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बीजेपी का समीकरण सटीक बैठता है जिस पर उसने 2014, 2017 और 2019 की जीत दर्ज की थी? 2022 में क्या वही समीकरण, वही जातीय गोलबंदी होती है? लॉ एंड ऑर्डर कितना काम करता है? इन तमाम चीजों पर नजर रहेगी। लेकिन दावे दोनों तरफ से जीत के अब होने लगे हैं क्योंकि 272 के आसपास की सीटों पर 230 से ज्यादा पर चुनाव हो चुके हैं और अब सभी इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो बहुमत के पास पहुंच रहे हैं। शिल्पी भी हमारे साथ है, जल्दी से उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। शिल्पी देखिए, हम देख रहे हैं हर चरण में अलग अलग मुद्दे चरणों के हिसाब से जुड़ते चले आए हैं। 4 चरणों की हम बात कर रहे हैं। 5वें चरण में देखिए जिस तरीके से जो छुट्टे पशु हैं जो सड़कों पर घूमते रहते हैं और खेतों को बर्बाद करते हैं, अब वो मुद्दा बड़ी प्रमुखता के साथ सामने रखा जा रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, और इसलिए बीजेपी भी उसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। ये सारे मुद्दे इस चरण में कितना असर डालेंगे, यानी या ये पूछें कि इस 5वें चरण में सबसे प्रमुख मुद्दे क्या है जिसको जहन में रखकर जनता उतरेगी मतदान करने? देखिए, बिल्कुल ये वो मुद्दे हैं जो जनता की नजरों में है, जो लोगों, किसानों के, आम लोगों की नजरों में है, क्योंकि उनको इससे सीधे उनका संबंध है, सीधे सरोकार है। लेकिन अगर आप 5वें चरण की सीटों को देखें, जिलों को देखें, तो देखिए सरयू से लेकर के गंगा तक और संगम से लेकर के अयोध्या तक जिस तरह के इसमें सीट्स हैं, जो जिले हैं, वो अपने आप में बताते हैं कि वहां पर प्रचार किस तरह का होगा और क्या बातें होंगी। क्योंकि खासतौर पर सत्तारूढ़ बीजेपी, जैसे आपने बताया कि पिछली बार एक तरह से क्लीन स्वीप जिसको कहते हैं, वो इन सीटों पर किया था, चमत्कार किया था बीजेपी ने। लेकिन इस बार ये मुद्दे हावी हैं, तो ऐसे में वो बात, अयोध्या के राम मंदिर की बात, जो अब जिसका निर्माण भव्य राम मंदिर का हो रहा है, वो होगा, या जो भव्य और दिव्य कुंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने हर संबोधन में वो इसका जिक्र करते रहते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा अचीवमेंट किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसका जिक्र प्रयागराज
राज्य के लोगों को उसकी उस समय मिलने वाला जो रोजगार, जो सुविधाएं हैं, क्या वो लुभाएंगी, या फिर जिस तरह की और बातें हैं ग्राउंड लेवल पर वो होगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात इसमें और ये है कि ये वो चरण है, यानी 5वें चरण, 6ठे चरण और 7वें चरण, अब जो पूर्वांचल की लड़ाई शुरू हुई है उसमें जो बीजेपी का अपना दावा है और उसके उलट जो समाजवादी पार्टी का दावा है ओबीसी वोट बैंक पर वर्चस्व का, उसकी भी लड़ाई, उसकी भी कड़ी परीक्षा इन्हीं चरणों में होगी। क्योंकि वोट बैंक ओबीसी का है और जिस तरह से नेताओं को जोड़ा है, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी गठबंधन हो, उन्होंने, अगर बीजेपी की बात करें तो संजय निषाद से लेकर के अनुप्रिया पटेल तक, और अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो उनके साथ भी जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर और अन्य नेता हैं, उनका कितना प्रभाव है, उनका जाति पर कितना प्रभाव है, अपने वोटों पर कितना प्रभाव है, उसकी परीक्षा इन 3 चरणों में होगी। अगर 5वें चरण की हम बात करें तो जो सीट्स हैं उसमें भी कई ऐसी सीट्स हैं जिसमें जो सहयोगी दल हैं इन गठबंधन के, उसमें वो सीटें आ रही हैं, खासतौर पर बीजेपी की, क्योंकि कृष्णा पटेल भी प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ रही हैं।